Good morning, students. Welcome to the online platform of homework coaching. आप सब लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर. आई होप मजा आ रहा होगा आपको. धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मजा आता जाएगा. और यही सब्जेक्ट का मतलब होता है. अगर आपको सब्जेक्ट में मजा आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं. तो आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिसको जरूरत है. सभी इस समय लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं तो कोई बाहर निकल नहीं पा रहा है. सारी कोचिंग्स बंद है, सारे इंस्टीट्यूट्स बंद है. तो घर पे बैठ के मेहनत से और शिद्दत से पढ़ाई करिए. ठीक है, तो इससे आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी. और मुझे बताइएगा जरूर आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर किसी जगह आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा एंड आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द लेक्चर एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, तो अभी आपको पता है कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं. हमारे लगभग 13-14 लेक्चर बीत चुके हैं और अभी हम 2 चैप्टर में कवर किया है, बेसिक और एनर्जी इंटरैक्शन. तो आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एंड दैट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दैट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज कराता हूं कि हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था, इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखी थी. हमने कल के लेक्चर में देखा था सीपी सीवी में कौन सा ज्यादा होता है, देखा था. और हमने ये भी देखा था हीट के बारे में, सेंसिबल हीटिंग क्या होती है और सेंसिबल कूलिंग क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होती है, सीवी क्या होती है, सीपी क्या होता है. ये सब हम देख चुके हैं. ठीक है, ये सब चीजें हम प्रॉपर देख चुके हैं. अब क्या करना है, मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराता हूं, ध्यान से समझिएगा. मैंने आपको एक बताया था चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, आपने देखा भी था. चार्ल्स लॉ में मैंने आपको यह बताया था कि टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता. ये मैंने आपको प्रॉपर बताया था. और क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए आपने लेक्चर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज लेक्चर को देखिए और फिर बताइए. टेम्परेचर कभी भी केल्विन में, टेम्परेचर कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता. मतलब दुनिया में जो सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वो कितना है, 0 केल्विन. दिस इज व्हाट, दिस इज मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर. दिस इज मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर. ध्यान रखिएगा, ये जो चीज है ना 0 केल्विन, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो इसको बिल्कुल अपने जबान में फिट कर लीजिएगा. अब एक बात मुझे आप बताइए, अगर टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं हो सकता केल्विन में, सेल्सियस में नहीं, केल्विन में, अगर टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं हो सकता, 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता. मिनिमम पॉसिबल क्या है, 0. अगर 0 से नीचे नहीं जा सकता मतलब निगेटिव का तो कोई स्कोप ही नहीं है, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता. इसका मतलब हमको क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझिएगा. पहला पॉइंट, मैं आपको 3-4 चीजें ऐसी बताऊंगा, 4 चीजें ऐसी बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में जो कभी जिंदगी में निगेटिव नहीं हो सकती. और उसी सीरीज में पहली चीज क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन. क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन. तो टेम्परेचर इन केल्विन कैन नेवर बी नेगेटिव. क्लियर है, इसको लिख लीजिए नोट करके कि टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन कैन, कैपिटल लेटर में लिखिए, नेवर. टेम्परेचर इन केल्विन कैन नेवर बी निगेटिव. केल्विन का टेम्परेचर कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता. टेम्परेचर इन केल्विन कैन नेवर बी नेगेटिव. तो केल्विन का टेम्परेचर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, मिनिमम कितना है, 0. ये चीजें आपको क्लियर है. चलिए, तो 4 चीजें थर्मोडायनेमिक्स में है जो कभी निगेटिव नहीं हो सकती. उसी क्रम में पहली चीज क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन कैन नेवर एवर एवर बी नेगेटिव. क्लियर, द लीस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन इज 0 केल्विन. क्लियर. चलिए, और एक चीज मैं आपको छोटी सी और दिखा देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट में नहीं दिमाग में. एक चीज मैं आपको छोटी सी और दिखा देता हूं. जैसे हमने देखा था ना वर्क का साइन कन्वेंशन, क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव, एक्सपेंशन टेकन एज पॉजिटिव, कंप्रेशन टेकन एज नेगेटिव. ऐसे हम देख लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर हीट ट्रांसफर. उसके बाद हम स्विच करते हैं अपने अगले टॉपिक में. साइन
कन्वेंशन ऑफ हीट ट्रांसफर, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, ये क्या है, कोई सिस्टम, और ये है इसकी सराउंडिंग, ये है इसकी सराउंडिंग। क्लियर है? अब समझिए, जब सिस्टम से हीट बाहर जाएगी, जब सिस्टम से हीट सराउंडिंग में फ्लो होगी, सिस्टम से हीट बाहर जाएगी मतलब सिस्टम से हीट रिलीज होगी, तो क्या है साइन? नेगेटिव। साइन क्या होगा? नेगेटिव। अभी आपको समझाता हूं कैसे। और जब सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाएगी मतलब सिस्टम को हीट मिलेगी, तो क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा। मैं आपको समझा देता हूं कैसे, बेसिक एग्जांपल है। कभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ थर्मोडायनेमिक्स में कि रटना है रटना है रटना है, रटना कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत आसान। लेकिन पहले इस बात को दिमाग में फिट करो कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है। 10-12 बार बोलोगे ना आसान है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है, तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगे। समझिए, सिस्टम से हीट बाहर जा रही है मतलब आप काम कर रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर आप दिन भर काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी स्वेटिंग के फॉर्म में, और टायर्ड हो जाओगे आप, उसके फॉर्म में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो आपको फटिग फेलियर होगा, आप थक जाओगे, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव आ गए आप ना, कि आपको अब काम करने का मन नहीं करेगा। तो जब आपके अंदर से एनर्जी बाहर जाएगी तो नेगेटिव, एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव। और एनर्जी आपको मिलेगी, आपने कुछ खाया, ड्राई फ्रूट्स खाया या कुछ भी खाया, तो आपको एनर्जी मिली। जब आपको एनर्जी मिली तो आप एनर्जाइज्ड हो, आप पॉजिटिव फील करोगे कि अब मैं काम कर सकता हूं। तो अगर आपको एनर्जी मिली तो आप पॉजिटिव। तो हीट लिखिए नोट करके, 2 पॉइंट नोट मैं आपको लिखाता हूं प्यारा प्यारा। जितने भी नोट वाले पॉइंट है ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? हीट released by the system, heat released by the system, heat released by the system। कहां? मतलब सिस्टम से कहां? सराउंडिंग। अगर हीट सिस्टम से सराउंडिंग जा रही है मतलब सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है या सिस्टम से हीट को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? निगेटिव। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। दूसरा पॉइंट, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। जब हम सिस्टम को हीट देंगे तब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? कहां से देंगे हीट? सराउंडिंग से। किसको देंगे? सिस्टम को। सराउंडिंग से सिस्टम को हीट दे रहे हैं, उल्टा, इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सिस्टम को एनर्जी मिली ना, तो सिस्टम एनर्जाइज्ड हो गया, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। सो हीट गिवन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, हीट टेकन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फटाफट प्रोसीड करते हैं अपने अगले टॉपिक में। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, प्यार से पढ़ेंगे। पहले आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। और अगर एक बार चीजें क्लियर हो जाएं तो बोलिए राधे राधे। ठीक है, राधे माँ का नाम लेते रहिए और प्यार से पढ़ते रहिए। चलिए, सो राधे माँ का नाम लीजिए और स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारा टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। 2 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको एक बोला था मैं आपको क्वेश्चन के सेट कराऊंगा, तो आज या कल में आपके 15-20 क्वेश्चन का सेट आ जाएगा इसी चैनल पे, और आप सॉल्व करिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको सॉल्व करूंगा। जितने भी चैप्टर हम कवर करते जाएंगे सबसे रिलेटेड 15-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते जाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें। ठीक है, चलिए, सो हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 या टॉपिक 3, जो भी आप बोल लो। चैप्टर 3 इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? चलिए इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि बार बार ये लिखना काफी लंबा हो जाता है, तो शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मैं जहां जहां भी FLOT लिखूंगा वो क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस चीज से आप अवेयर रहिए क्योंकि बार बार इतनी लंबी चीजें लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रनिंग हैंड में इतनी लंबी चीजें लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर मैं कहीं भी शॉर्ट यूज करूं FLOT तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? चलिए कुछ इसकी कहानी देख लेते हैं पहले, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो लॉ है ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल लॉ है। मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसी के आधार पे कंक्लूजन निकाला गया और उसी के आधार पे ये लॉ दिया। अब आप पूछोगे सर एक्सपेरिमेंट करने वाला सूरमा कौन था? कौन था वो सूरमा जिसने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया? तो वो थे जूल। कौन थे? जूल। नाम तो सुना ही होगा, जूल का नाम तो सुना ही होगा। कब दिया इन्होंने ये भी देख लो। जूल साहब ने ये जो लॉ दिया इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इन्होंने दिया सन 1830 में, 1830 में जूल ने दिया। एक्सपेरिमेंट किया जूल ने और कंक्लूजन दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टोटली एन एक्सपेरिमेंटल लॉ विच वाज गिवन बाय मिस्टर जूल इन 1830। तो इतनी बेसिक हिस्ट्री है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। कब आया? 1830 में आया। किसने दिया? जूल ने। ठीक है भैया, तो ये है पूरी राम कहानी किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, गिवन बाय जूल इन 1830, टोटली एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ये लॉ आया कहां से है। ये इस जो लॉ की उत्पत्ति हुई है, जो ये लॉ निकला है, ठीक है, ये कहां से निकला है पता है? ये निकला है हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से। अगर आपको याद होगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या बोला कि वेदों की ओर लौटो। क्यों बोला वेदों की ओर लौटो? क्योंकि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं साइंस में वो सारी वेदों में, शास्त्रों में पहले से ही मेंशन्ड है, पहले से ही लिखी हैं, हजारों साल पहले से ही लिखी हैं। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज प्रेटी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय शास्त्र एंड वेद्स। जो हमारे शास्त्र थे, जो हमारे वेद थे, उनसे एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ये आपको पता होगा। तो वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या है कि सारी चीजें हमारी साइंस की वहां पे मेंशन्ड है, आप जाओ पढ़ो और चीजों को खोज लो। ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इसको मैं बोल दूं कि फर्स्ट लॉ क्या है, आप जानते होंगे, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एनर्जी कंजर्व है, ना तो ये उत्पन्न होती है ना ही इसका विनाश होता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट की जा सकती है। सो लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस। आपको पता होगा 5 से 6,000 साल पहले महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या बोला था? एक श्लोक बोला था, क्या कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से आत्मा भी है, और आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। रिमेंबर माई पॉइंट, फोकस ऑन माई इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा को ना आप पैदा कर सकते हो और ना ही इसका विनाश कर सकते हो, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एंड जस्ट लाइक एनर्जी, एनर्जी भी क्या है? ना आप एनर्जी को पैदा कर सकते हो ना एनर्जी का विनाश कर सकते हो, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जीरोथ लॉ को हम क्या बोल रहे थे? कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। जीरोथ लॉ डील्स विद थर्मल इक्विलिब्रियम, नॉट थर्मोडायनेमिक, थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ हमको टेम्परेचर बताता है, इट डील्स विद थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड व्हाट अबाउट फर्स्ट लॉ? इट इज कॉल्ड, ध्यान से देखिएगा, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ
कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा इसको, हिंदी में अगर आप लोग पढ़े होंगे इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। सिंपल सी बात है, ऊर्जा जो है, जो एनर्जी है वो कंजर्व है। हमारी औकात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि एनर्जी को पैदा कर लो, और ना ही एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कहना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, दुनिया के जितने भी एग्जांपल हैं सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है हमारी अर्थ क्या है, अर्थ हमारा स्पेस में है, अर्थ हमारा स्पेस में है और सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है। अब आप क्या करते हो, अर्थ के ऊपर आप भी हो, जमीन पे हम भी हैं, जमीन पे तुम भी हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अर्थ के ऊपर एक घर बनाते हैं, अपना अपना बिल्डिंग बनाया हमने, फ्लैट बनाया। अब आपको लगता होगा यार अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, इतनी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बना रहे हैं, तो उसमें क्या लगती है, ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है। तो आपको लगता होगा यार जब हम बिल्डिंग्स बनाते होंगे तो अर्थ का वजन बढ़ता जाता होगा, बट अर्थ का वजन नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो नई बिल्डिंग आपने ईजाद नहीं करी है, उसको आपने पैदा नहीं किया है, आपने एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कैसे? आपने जमीन से मिट्टी निकाली, उसी से ईंट बनाया और उसी से आपने बिल्डिंग बनाई, है ना। तो जो जमीन से आपने मिट्टी निकाली, उसी मिट्टी को कन्वर्ट किया कहां, बिल्डिंग में। आपने खुद से कोई नया मास थोड़ी बनाया है, आप नया मास बना भी नहीं सकते। आप कागज ले लो, कागज, कागज को आप जलाते हो, जब आप कागज को जलाते हो तो क्या करते हो, कागज धुएं के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसकी ऐश जो बचती है, जो उसकी राख बचती है ना। आपने देखा होगा कागज जब जलता है, जलने के बाद उसकी राख बचती है, तो आपने क्या किया, कागज को जलाया और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, राख में कन्वर्ट कर दिया। गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला, गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला, गाड़ी क्या करेगी, पेट्रोल जलेगा और केमिकल एनर्जी बाहर निकलेगी। हर जगह क्या है, एनर्जी का कंजर्वेशन, हर जगह क्या है, एनर्जी का कंजर्वेशन। तो आप कभी एनर्जी ना तो पैदा कर सकते हो, ना तो उसको नष्ट कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट है जो आपने पढ़ा होगा 12th में, 11th में, फर्स्ट लॉ का, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इतना आपने स्टेटमेंट बचपन से पढ़ा होगा। लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है जो जूल ने दिया है, वो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझिए। मैं आपको अभी सिर्फ एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इसके बाद हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, 4-5 लेक्चर लगेगा, फर्स्ट लॉ खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा सेकंड लॉ। ठीक है, तो अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक बात ध्यान रखिएगा, जूल ने जो सबसे पहला नियम दिया, जूल ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सबसे पहले दिया, तो जूल ने जो सबसे पहला लॉ दिया, फर्स्ट लॉ, तो जूल ने दिया था किसके लिए, साइकिल के लिए, प्रोसेस के लिए नहीं दिया था। सबसे पहले ये लॉ आया था जो जूल ने दिया, किसके लिए, साइकिल के लिए। तो वैलिड ओनली फॉर अ साइकिल, वैलिड ओनली फॉर अ साइकिल। मतलब सबसे पहले जब 1830 में आया था पहली बार, तो ये किसके लिए वैलिड था, सिर्फ साइकिल के लिए, सिर्फ साइकिल के लिए। बाद में इसमें और भी मॉडिफिकेशंस हुए, तो धीरे धीरे ये लॉ प्रोसेस के लिए भी आया, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सबके लिए हम ये लॉ पढ़ते हैं। लेकिन शुरुआत में जो ये लॉ आया था, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ये किसके लिए आया था, ओनली फॉर साइकिल, ओनली फॉर साइकिल। इतना क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए, हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। इसको नोट करिए, हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। चलिए, तो अभी तक आपने कितना देखा, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गिवन बाय जूल इन 1830 एंड इट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड। क्लियर है? चलिए अब देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका, ध्यान से समझिए। बस आपको दिमाग में क्या याद रखना है कि सबसे पहले किसके लिए आया था, साइकिल के लिए। तो इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, पहले स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि फॉर अ साइकिल
फॉर अ साइकिल, साइकिल क्यों, मैंने आपको बताया ना शुरू में जो नियम आया था किसके लिए आया था, सिर्फ साइकिल के लिए। फॉर अ साइकिल, अंडरलाइन दिस वर्ड, फॉर अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर, फॉर अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर। क्या था स्टेटमेंट जो हमारा, क्या था कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि फॉर अ साइकिल नेटवर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर, या नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर, किसमें, इन अ क्लोज्ड सिस्टम, इन अ क्लोज्ड सिस्टम। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में जो नेट हीट ट्रांसफर होता है वो नेटवर्क ट्रांसफर के बराबर होता है फॉर अ साइकिल। तो इसमें से जो वर्ड्स आपको ध्यान रखने, जिनको अंडरलाइन करना है उनको समझिए, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, बिना उस वर्ड की ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। पहला साइकिल, दूसरा वर्ड नेट, अंडरलाइन द वर्ड नेट, और क्लोज्ड सिस्टम। इतनी चीजें आप ध्यान रखिए, किसी क्लोज्ड सिस्टम में नेट हीट का ट्रांसफर नेटवर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप यहां पे हो, आप एक घर में बैठे हो, ठीक है। अब आपको मैंने क्या किया, 100 रुपए दिया। कितना दिया मैंने आपको, 100 रुपए। ये क्या हो गया, नेट हीट। जितना पैसा मैंने आपको दिया वो क्या हो गया, नेट हीट। अब इस 100 रुपए को आप लेके जाते हो मार्केट में और 50 रुपए का सामान खरीद लेते हो, 50 रुपए का सामान खरीद लेते हो, और आपके पास बचा कितना, 50 रुपए। तो आपने कितने का काम किया, नेट हीट आपके पास क्या बची, जो मैंने आपको दिया और जो आपके पास बचा, कितना दिया 100, आपके पास बचा कितना 50, तो नेट कितना हुआ हीट 50, और आपने काम कितने का किया 50 का। तो नेट हीट ट्रांसफर नेटवर्क ट्रांसफर के बराबर होगा हर हाल में। इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम एंड साइकिल, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम एंड साइकिल। ये है स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब हम ये देखेंगे कि जब जूल ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया तो लोगों ने जूल से सवाल पूछे, लोगों ने जूल से सवालात किए कि सर जी आपने ये जो दिया है ना फर्स्ट लॉ, इसका रेलेवेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है। तो जूल ने क्या बोला, अब ध्यान से सुनिए। जूल ने बोला ये जो मैंने लॉ दिया है इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, इसने क्या क्या बताया, इसने क्या क्या रिजल्ट्स दिया। ठीक है, इसको नोट करिए और हेडलाइन डालिए। ध्यान रखिएगा जो वर्ड अंडरलाइन है उनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नेट अलग होता है, हीट ट्रांसफर अलग होता है, और नेट हीट ट्रांसफर अलग होता है। हीट ट्रांसफर का मतलब मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, वो हीट ट्रांसफर है। लेकिन नेट हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है, अगर आपने 100 में से 10 रुपए खर्च कर दिए, आपके पास 90 रुपए बचे हैं, तो नेट कितना हुआ, 100 माइनस 90 बराबर 10। नेट हीट ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर में फर्क होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं किसके रिजल्ट्स क्या क्या है, फर्स्ट लॉ ने क्या बताया। तो हेडलाइन डालिए, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम या रिजल्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम या रिजल्ट्स। किसके पढ़ने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब जब फर्स्ट लॉ ऑफ जूल ने दिया तो लोगों ने ये बोला कि हवा हवाई फेंक रहे हो, हवा में पढ़ा रहे हो, ऐसे ही हवा हवाई मत करो, बताओ इसका परिणाम क्या आया, इसका परिणाम क्या आया। तो जूल ने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। जूल ने पहला परिणाम दिया, ध्यान से सुनिए, इसके 4 रिजल्ट्स आए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं कि फर्स्ट लॉ का रिजल्ट क्या आया, फर्स्ट लॉ ने क्या क्या बताया। तो इसने 4 चीजें बताई। पहली चीज, अब ध्यान से सुनिए, देखते जाइए और ध्यान से समझते जाइए, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं चीजों को, आप देखिए और समझिए। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या आया, पहला रिजल्ट क्या बताया फर्स्ट लॉ ने। फर्स्ट लॉ ने बताया कि भैया अभी अभी मैंने तुमको बताया है
कि किसी साइकिल में नेट हीट ट्रांसफर नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। तो लोगों ने कहा हाँ ये तो तुमने बता दिया। बोले अच्छा ठीक है, मैं एक साइकिल बनाता हूं, क्योंकि मैंने साइकिल के लिए ही नियम दिया है, तो एक साइकिल बनाता हूं और अपना लॉ इस पे अप्लाई करता हूं। तो लोगों ने कहा करो, मुझे क्या करना है, करो, मुझे तो रिजल्ट से मतलब है ना। तो जूल ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। जूल ने कहा कि मान लो मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा हूं 1 से 2, तो ऑब्वियसली मैं कई पाथ से जा सकता हूं, ये हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में। मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गया, मान लो पाथ इस पाथ से गया, फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं, हो सकता है तुम्हारा मामला फिक्स हो, पहले से फिक्स किए हो आंसर, तो मैं दूसरे पाथ से जाऊंगा। जूल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जूल ने कहा अगर तुम्हें अभी भी भरोसा ना हो तो कोई तीसरा पाथ भी निकाल लो, 1 से 2 तक जाने के मेरे पास बहुत सारे पाथ हैं, मैं किसी पाथ से जा सकता हूं। मान लो ये पाथ है बी, ये पाथ है मान लो ए, और ये पाथ है मान लो सी। ये पाथ है आपका ए मान लो, इस पाथ को ए मान लो, और लाल वाले पाथ को देखो। साइकिल बनानी है ना, मतलब मैं 1 से 2 गया पाथ ए से और पाथ बी से लौट के आया, तब भी साइकिल बन गई। या मैं 1 से 2 गया पाथ ए से और पाथ सी से लौट के आया, तब भी साइकिल बन गई। तो जिस मर्जी आए तुम्हारे, चाहे जहां से जाओ चाहे जहां से आओ, हमको सिर्फ साइकिल बनानी है। तो अब मैं ये क्यों करा रहा हूं, ध्यान से समझो। जूल ने जब कहा कि किसी साइकिल के लिए नेट हीट ट्रांसफर नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है, तो लोगों को खलबली मच गई। लोगों ने कहा जूल ऐसे नहीं काम चलेगा। जूल ने कहा फिर क्या करो, बोले पहले समझाओ, साइकिल बनाओ और उसके लिए अपनी इक्वेशन लगाओ, अपना लॉ अप्लाई करके मुझे दिखाओ, प्रैक्टिकल दिखाओ, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल दिखाओ। तो जूल ने कहा देखो, जूल ने कहा मेरे पास कितनी साइकिल है, ध्यान से समझना। साइकिल है 1A2B1, 1A2B1 भी एक साइकिल है, 1A2C1 भी एक साइकिल है। मतलब 1A2 जाऊं और 2B1 लौटूं तब भी साइकिल, 1A2 जाऊं और 2C1 लौटूं तब भी साइकिल। क्लियर है। साइकिल के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने चाहिए, मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब ध्यान से सुनना। जूल ने कहा कि चलो मैं दोनों पाथ के लिए कंसीडर करता हूं अपनी इक्वेशन। पहले मैं क्या करता हूं, ये साइकिल लेता हूं, पहले मैं साइकिल कंसीडर करता हूं 1A2B1, फिर मैं कंसीडर करूंगा 1A2C1। ठीक है। तो जूल ने कहा कि चलो देखता हूं अपने मेरा लॉ क्या कहता है। तो जूल ने दिखाया फॉर साइकिल, ध्यान से समझिए, 1A2B1, 1A2 गए और 2B1 लौट के आए, 1A2 गए 2B1 लौट के आए, साइकिल कंप्लीट। अब इसी साइकिल के लिए मैं लगाता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फॉर साइकिल 1A2B1 अप्लाइंग क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है। चलिए अप्लाई किया, क्या बोलता है, नेट हीट ट्रांसफर बराबर नेटवर्क ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर बराबर नेटवर्क ट्रांसफर। कैसे लिखोगे इसको, नेट हीट ट्रांसफर बराबर नेटवर्क ट्रांसफर। जो स्टेटमेंट है वो क्या है, नेट हीट ट्रांसफर बराबर नेटवर्क ट्रांसफर फॉर अ साइकिल इन अ क्लोज्ड सिस्टम। अब यही क्वेश्चन में क्या करता हूं, इस साइकिल के लिए एक बार इस साइकिल के लिए लगाऊंगा, एक बार इस साइकिल के लिए लगाऊंगा, ये देखने के लिए कि जूल जो बोले वो सही है कि गलत है, और क्या बताया है जूल ने, रिजल्ट क्या दिया फर्स्ट लॉ ने। अब ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, पहले इसको उठाया और इसके लिए अप्लाई किया। तो मैं लिखूंगा DQ हीट ट्रांसफर फॉर पाथ 1A2, हीट ट्रांसफर फॉर पाथ 1A2 प्लस हीट ट्रांसफर फॉर पाथ 2B1, ध्यान से समझिए, प्लस हीट ट्रांसफर फॉर पाथ 2B1। नेट हीट ट्रांसफर निकाल रहा हूं, नेट कैसे निकालूंगा, इसके लिए प्लस इसके लिए, फिर वर्क निकालना है, वर्क कैसे निकालूंगा, इसके लिए वर्क प्लस इसके लिए वर्क आ जाएगा। तो मैंने नेट हीट निकाला इस साइकिल के लिए, कैसे निकालूंगा, इसके लिए हीट प्लस इस पाथ के लिए हीट बराबर वर्क निकालना है, नेट वर्क कैसे निकालूंगा, पाथ 1A2 का वर्क प्लस पाथ 2B1 का वर्क बराबर आ गया नेटवर्क। तो मैंने लिख दिया DW 1A2 के लिए प्लस DW 2B1 के लिए, लिख दिया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि वर्क एक पाथ का फंक्शन होता है, तो हम वर्क को इस तरह से लिखते हैं,
ये तो आपको मैंने बताया था। क्लियर? 1A2 प्लस 2B1, 1A2 प्लस 2B1 दोनों के लिए हीट लिख दिया, नेट हीट हो गया। 1A2 और 2B1 दोनों के लिए वर्क लिख दिया, नेट वर्क ट्रांसफर हो गया। मैंने ये इक्वेशन अप्लाई कर दी 1A2B1 साइकिल के लिए। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब लोगों ने कहा नहीं, ये जो जूल तुमने ये जो लिखा है ना, तुमने कुछ इसमें से पहले तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगा। जूल ने कहा कोई बात नहीं, जूल ने कहा कोई बात नहीं, बी को छोड़ो सी को ले लो, बी को छोड़ दो सी को ले लो, 1A2 से जाओ 2C1 से लौटो। लोगों ने बोला हाँ ये ठीक है, इसके लिए अप्लाई करो। तो जूल ने बोला कि फॉर साइकिल 1A2C1, फॉर साइकिल 1A2C1 के लिए भी अप्लाई कर लो। क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर लो इस साइकिल के लिए भी। क्या आ जाएगा? देखो 1A2 के लिए हीट लिखूंगा प्लस 2C1 के लिए हीट लिखूंगा, नेट आ जाएगा, नेट हीट आ गया। 1A2 के लिए वर्क लिखूंगा, 2C1 के लिए वर्क लिखूंगा, तो नेट वर्क भी आ गया। क्लियर? तो मैंने अप्लाई किया DQ फॉर 1A2 प्लस DQ हीट ट्रांसफर इन 2C1, हीट ट्रांसफर फॉर 1A2 प्लस हीट ट्रांसफर फॉर 2C1 इज इक्वल टू क्या? नेट हीट हो गया। अब नेट वर्क लिखना है, वर्क ट्रांसफर DW किसके लिए? 1A2 प्लस वर्क ट्रांसफर किसके लिए? 2C1, इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर? समझ आ रहा है? चलिए अब मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करता हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करता हूं। अब देखिए क्या आ जाएगा, दिखाता हूं आपको क्या आ जाएगा। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो। जब इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करोगे देखो क्या आएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जब माइनस करोगे तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अब देखिए DQ 1A2 यहां भी है प्लस के साथ, और DQ 1A2 यहां भी है लेकिन माइनस के साथ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल्ड आउट। ठीक है, अब यहां देखिए DW1A2 यहां भी है प्लस के साथ, और DW1A2 यहां भी है माइनस के साथ, तो ये दोनों भी क्या होंगे? कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, नीचे बचेगा DQ2B1 माइनस DQ2C1 माइनस DQ2C1। अच्छा, ये हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना, ये लॉ कैसा है? एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। ठीक है, तो बचा क्या? राइट हैंड साइड में क्या बचा? DQ2B1 माइनस DQ2C1 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या बचा? ये तो लेफ्ट का है, राइट में क्या बचा? DW2B1 माइनस DW2C1, DW2B1 माइनस DW2B1 माइनस DW2C1। क्लियर है? चलिए अब ये जो इक्वेशन बची इसको ध्यान से देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन बची है ना नीचे वाली, इक्वेशन नंबर 3, इसको ध्यान से देखिए। मैं इक्वेशन नंबर 3 को पहले ऊपर लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर 3 क्या बची है ताकि आपको क्लियर रहे, और मैं इसको इरेज कर दूं। क्या जाएगा? DQ2B1 माइनस DQ2C1, माइनस लगा दो, बड़ा बड़ा कर दो ताकि दिखता रहे, इज इक्वल टू DW2B1 माइनस DW2C1। क्लियर? इतना क्लियर आ गया? क्या करना है? सिंपल मैथ लगानी है, प्लस माइनस करना है बस। अब इसको मैं इरेज करता हूं, अब इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर, वीडियो को पॉज करके। कोई अगर अभी भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा प्लीज, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मेरी आ गई, DQ2B1 माइनस DQ2C1 इज इक्वल टू DW2B1 माइनस DW2C1। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है? 3। अब देखिए इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में अपनी पूरी नजर रखिए कहां पे? राइट हैंड साइड पे, RHS, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में लिखा है
DW2B1 मतलब 2B1 के लिए वर्क, पाथ 2B1 के लिए वर्क, और ये क्या है DW2C1 पाथ 2C1 के लिए वर्क, 2B1 के लिए वर्क, दिस इज वर्क फॉर पाथ बी, यही है ना, वर्क फॉर पाथ बी, और ये क्या है, दिस इज वर्क फॉर पाथ सी, वर्क फॉर पाथ सी, यही है। अब मुझे एक बात आप बताइए कि क्या पाथ बी और पाथ सी में वर्क बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्क एक पाथ का फंक्शन है। याद करिए, पाथ और एरिया, वर्क कहां से आता है? एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। तो वर्क एक पाथ का फंक्शन है, पाथ अलग अलग होगा तो वर्क भी अलग अलग होगा। मतलब पाथ बी और पाथ सी के लिए वर्क जो होगा ये बराबर नहीं होगा। पाथ बी का वर्क अलग होगा, पाथ बी का एरिया ये आएगा, पाथ सी का एरिया ये आएगा, दोनों का एरिया अलग अलग है तो दोनों का वर्क भी अलग अलग होगा। ये मैंने आपको बताया है कि वर्क एरिया पे डिपेंड करता है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। अगर पाथ अलग अलग है तो वर्क भी अलग अलग होगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि DW2B1 is not equal to DW2C1। तो पाथ 2B1 का वर्क और पाथ 2C1 का वर्क बराबर नहीं होगा। ये आपको पता है कि वर्क एक पाथ फंक्शन है, पाथ अलग अलग है तो वर्क अलग अलग है। अच्छा काम करोगे अच्छा वर्क मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा वर्क मिलेगा, और परिणाम आपको अच्छे काम का अच्छा मिलेगा, बुरे काम का बुरा मिलेगा। वर्क पाथ जैसा फॉलो करोगे वर्क वैसा ही मिलेगा और वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, वैसे ही एफिशिएंसी मिलेगी। इसलिए जिंदगी में अच्छा पाथ चुनो, अच्छा काम करो। शॉर्टकट मारोगे भूल जाओगे, शॉर्टकट मारोगे एरिया कम आएगा, वर्क कम मिलेगा। मेहनत से पढ़ाई करोगे, लॉन्ग पाथ इख्तियार करोगे तो एरिया ज्यादा मिलेगा और एफिशिएंसी भी ज्यादा मिलेगी। ये बात क्लियर है कि DW2B1 और DW2C1 का बराबर नहीं होगा क्योंकि B अलग पाथ है और C अलग पाथ है। क्लियर है? इतना क्लियर? अब एक बात बताइए, अगर DW2B1 DW2C1 के बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी जीरो नहीं होगा, है ना। अगर बराबर होते तो डिफरेंस इनका क्या होता? जीरो। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो डिफरेंस भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि DW2B1 माइनस DW2C1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। अब ध्यान से समझिए, इसको उठा के मैंने यहां पे पुट कर दिया, क्या आया? आप ध्यान से देखिए क्या आया? DQ2B1 माइनस DQ2C1, ये वाला टर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ये वाला टर्म जीरो के बराबर नहीं है तो मैंने लिख दिया नॉट इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखते जाओ और धीरे धीरे आपको मजा आएगा। अब इस वाले टर्म को मैं इधर लेके गया, इसका मतलब क्या हुआ कि DQ2B1 is not equal to DQ2C1। DQ2B1 is not equal to DQ2C1, और यही वो चीज थी जिसकी तलाश में हमने ये राम कहानी पढ़ी है। यही वो चीज है जिसकी तलाश में हमने ये पूरी राम कहानी पढ़ी है। DQ2B1 is not equal to DQ2C1। अब एक बात ध्यान से देखिए, किसकी बात हो रही है? बी और सी की, बी और सी की। तो मैं क्या करता हूं, बी और सी को छोड़ देता हूं यहीं पे, बाकी पाथ ए को हटा देता हूं, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में क्या आया है? सिर्फ बी और सी, तो हमको सिर्फ बी और सी से मतलब है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 2B1 क्या है? एक पाथ 2B1। 2C1 क्या है? एक दूसरा पाथ 2C1। ये क्या है? पाथ बी। अब ध्यान से समझते जाइएगा। और ये क्या है? पाथ सी। ये है पाथ बी और ये पाथ सी। दोनों पाथ अलग अलग हैं, बी अलग है, सी अलग है। एक चीज दोनों में कॉमन है, क्या? दोनों का एंड पॉइंट सेम है। इसका भी एंड पॉइंट 1 2, इसका भी एंड पॉइंट 1 और 2। ध्यान से समझिए, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करिए। पाथ बी और सी दोनों अलग अलग हैं, पाथ बी और सी दोनों अलग अलग हैं, बावजूद इसके कि इन दोनों का एंड पॉइंट सेम है। बी के लिए भी एंड पॉइंट 1 2, सी के लिए भी एंड पॉइंट 1 और 2। ठीक है, एंड पॉइंट सेम है
पाथ अलग अलग हैं और दोनों पाथ के लिए हीट ट्रांसफर भी अलग अलग है। dq2b1 इज नॉट इक्वल टू dq2c1। पाथ 2b1 के लिए हीट ट्रांसफर बराबर नहीं है पाथ 2c1 के हीट ट्रांसफर के। मतलब पाथ अलग अलग हैं तो हीट ट्रांसफर भी अलग अलग है, जबकि एंड पॉइंट सेम है। इसका मतलब ये dq एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। ये dq एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे लाल अगर ये एंड पॉइंट पे डिपेंड करता होता तो एंड पॉइंट तो दोनों का सेम है, तो दोनों में हीट ट्रांसफर की वैल्यू बराबर बराबर आती। लेकिन यहां पे देखिए एंड पॉइंट सेम है, बावजूद इसके हीट ट्रांसफर दोनों के लिए अलग अलग है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे। पाथ बी अलग, हीट ट्रांसफर अलग, पाथ सी अलग, हीट ट्रांसफर अलग। तो ये हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे। एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हीट ट्रांसफर कैसा फंक्शन होगा? कैसा फंक्शन होगा? पाथ का फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा? पाथ का फंक्शन। और अगर पाथ फंक्शन है और एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है। ये एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, दुनिया की हर वो चीज जो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, जो एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होती है। ठीक है? क्लियर है? चलिए, और इसीलिए आपको पता है हीट ट्रांसफर किसी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? जब हम लिखते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। जब हम लिखते हैं एम सी डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टी एफ माइनस टी आई, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब हीट तभी दिखेगी जब ये इनिशियल से फाइनल चल रही होगी, मतलब ट्रांसफर हो रही होगी। ट्रांसफर हो रही होगी तभी ये हीट दिखेगी। इनिशियल से फाइनल ट्रांसफर हो रही होगी तभी ये हीट दिखेगी। क्लियर? ट्रांसफर हो रही होगी मतलब हीट कोई वर्ड नहीं है। वर्ड क्या है? हीट ट्रांसफर। वर्ड क्या है? हीट ट्रांसफर। जैसे वर्क कोई वर्ड नहीं है, वर्ड क्या है? वर्क ट्रांसफर। वैसे ही हीट कोनो वर्ड नहीं है, क्या है? हीट ट्रांसफर। तभी दिखेगा जब ये ट्रांसफर हो रहा होगा। किसी एक पॉइंट पे कभी आप हीट डिफाइन कर ही नहीं सकते। जब ये ट्रांसफर होगी तभी आप निकाल सकते हो। टी आई से टी एफ या टी एफ से टी आई जाएगी तब आप निकाल सकते हो हीट कितनी ट्रांसफर हुई है। क्लियर है? चलिए, इसको नोट करिए। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि पहला कॉन्सिक्वेंस क्या आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। मैं आपको फिर से बता दूं क्या आया कि पाथ बी पाथ सी के लिए जबकि एंड पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट दोनों के लिए सेम है, लेकिन हीट ट्रांसफर दोनों के लिए सेम नहीं है। इसका मतलब हीट ट्रांसफर एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या है? बी का हीट ट्रांसफर अलग, सी का हीट ट्रांसफर अलग, मतलब ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसा फंक्शन है? पाथ का फंक्शन। मैं आपको ये चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, घुस जाए। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको लिखाता हूं कि क्या कॉन्सिक्वेंस दिया फर्स्ट लॉ ने, टोटल कितने रिजल्ट्स दिए। तो टोटल 4 रिजल्ट्स दिए हैं, जिनमें से पहला रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि हीट ट्रांसफर इज नॉट अ पाथ फंक्शन। पहला रिजल्ट क्या दिया या पहला कॉन्सिक्वेंस क्या दिया? पहला, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर क्या है? एक पाथ का फंक्शन है। क्या है? पाथ का फंक्शन। अब अगर पाथ का फंक्शन है तो इससे 2-4 चीजें तो आप खुद निकाल सकते हो। क्या? अगर पाथ का फंक्शन है इसका मतलब इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एंड पॉइंट दोनों के सेम है, लेकिन पाथ अलग अलग है। तो इस पाथ के लिए और इस पाथ के लिए हीट ट्रांसफर भी अलग है। इसका मतलब ये एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। और प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या है? नॉट, या ऐसे लिख लो, इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब किसी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। किसी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तब दिखेगा जब ये चलेगा।
ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी भी Q1 माइनस Q2 नहीं लिखते। Q1 माइनस Q2 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे हीट डिफाइंड ही नहीं है। कब याद है ना, TF माइनस TI MC डेल्टा T, जब तक डेल्टा T नहीं आएगा तब तक हीट डिफाइंड नहीं होगी। तो हम कैसे लिखते हैं, हीट तब दिखेगी जब ये 1 से 2 चलेगी, Q1 माइनस Q2 नहीं, Q1 से 2, जब 1 से 2 चलेगी, इनिशियल से फाइनल चलेगी, तभी हीट दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। और क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड does not depend on end points, does not depend on end points। इतने कंक्लूजन हमने देख लिए, किसके लिए, हीट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, और क्या है, हीट ट्रांसफर के लिए हमने इतने कंक्लूजन देख लिए। एक चीज और, आप किसी कंटेनर में, मान लो किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरा है गर्म, किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरा है जो बहुत गर्म है, आप कंटेनर को बाहर से टच करो, आप कंटेनर को बाहर से टच करो, बाहर मतलब कंटेनर के बाहर से, कंटेनर क्या है, बाउंड्री, कंटेनर क्या है, बाउंड्री, आप बाउंड्री के बाहर खड़े हो, आप इसको टच करो, मान लो ये कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड भरा है गर्म, और आप यहां पे खड़े हो, और ये कंटेनर क्या है, बाउंड्री, क्या है, बाउंड्री, अंदर क्या है, सिस्टम, बाहर क्या है, सराउंडिंग, आप इसको टच करो। अगर मैं बोलूं जो अंदर का लिक्विड है उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है ना, आप बोलोगे नहीं, मुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं पहले छूंगा, अगर मुझे गर्म लगेगा तो मैं मानूंगा कि अंदर वाला गर्म है, अगर मुझे गर्म नहीं लगेगा तो मुझे क्या पता कि अंदर गर्म है कि ठंडा है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर को छुआ, अगर मैं इस कंटेनर को छूं और मुझे कंटेनर ठंडा लगे, क्या लगे, ठंडा, अब बोलोगे हट मजाक कर रहे हो, तुम तो कह रहे हो अंदर गर्म था, अंदर गर्म था लेकिन मुझे तो ठंडा लग रहा है ना। तो आप कब मानोगे कि ये लिक्विड गर्म है, जब आप इसको छुओ और आपको बाहर गर्म लगे, बाहर गर्म लगे मतलब हीट अंदर से बाहर ट्रांसफर हो, हीट बाहर तक आए, हीट बाउंड्री को क्रॉस करे और बाहर आए, ताकि पता चले कि अंदर वाली चीज गर्म है, तभी आपको हीट का एहसास होगा, तभी आपको गर्मी का एहसास होगा। तो इसका मतलब क्या है, हीट एक बाउंड्री की फिनोमिना है, तभी दिखती है, तभी महसूस होती है जब बाउंड्री से बाहर आती है। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, इट इज अ बाउंड्री फिनोमिना, इट इज अ बाउंड्री फिनोमिना। ठीक है, इतनी चीजें हमने देख ली हीट के बारे में। अब हमको एक छोटा सा पॉइंट और देखना है 2 मिनट का, बस जितना आपने पढ़ा है बस उसको एक नोट में नोट कर लो, ये हमारा पहला कंसीक्वेंस है, पहला रिजल्ट है। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा है बस आप उसको प्रॉपर नोट कर लीजिए। तो नोट में आप क्या लिखेंगे मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिए, इन सब चीजों का प्रॉपर नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और बहुत प्यारे नोट्स बनाइए थर्मोडायनेमिक्स के, आप देखेंगे आपको लास्ट में पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और क्वेश्चन के सेट मैं आपको कराता रहूंगा, डोंट वरी, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए मैं सारे क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा। नोट क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए, नोट लिखिए, नोट, नोट मतलब यूज डिफरेंट पेन्स एंड राइट डाउन प्रॉपर नोट्स। नोट में क्या लिखेंगे, देखिए नोट में लिखेंगे, क्या लिखाता हूं नोट में आपको, देखिए नोट में मैं ये लिखता हूं कि पाथ बी और सी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के लिए एंड पॉइंट सेम है। पाथ बी और सी दोनों का एंड पॉइंट सेम है, लेकिन दोनों के पाथ अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों का हीट ट्रांसफर भी अलग अलग है। ये क्या साबित करता है, ये साबित करता है कि हीट ट्रांसफर एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ पाथ पे, इसीलिए हीट ट्रांसफर क्या है, एक पाथ का फंक्शन। बस यही आपको लिखना है नोट में। नोट में लिखिए, फॉर पाथ बी एंड सी, फॉर पाथ बी एंड सी, दो THOUGH यद्यपि एंड पॉइंट्स आर सेम, दो एंड पॉइंट्स आर सेम, पाथ बी और सी दोनों के लिए क्या है, एंड पॉइंट सेम है, बट फॉर पाथ बी एंड सी दो एंड पॉइंट्स आर सेम, बट हीट ट्रांसफर इज डिफरेंट, हीट ट्रांसफर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स। हीट ट्रांसफर डिफरेंट है ना, डिफरेंट पाथ के लिए, मतलब बी एंड सी,
बी एंड सी, बी और सी के लिए हीट ट्रांसफर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, हीट ट्रांसफर अलग अलग है, बावजूद इसके कि इनका एंड पॉइंट सेम है। ये क्या साबित करता है? फॉर डिफरेंट पाथ्स, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए, इट मीन्स हीट ट्रांसफर डू नॉट डिपेंड या डज नॉट डिपेंड, हीट ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड ऑन एंड पॉइंट्स, डज नॉट डिपेंड ऑन एंड पॉइंट्स। तो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन पाथ। मैं आपको बिल्कुल बेसिक में करा रहा हूं, ये मान के कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने बीटेक में कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं। इट डिपेंड्स ओनली ऑन पाथ्स या पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगा कि सिस्टम किस पाथ से चल रहा है। इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेंस क्या देखा हमने हेंस में? हेंस हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, ये किसने बताया? फर्स्ट लॉ ने बताया कि हीट ट्रांसफर एक पाथ का फंक्शन है। जब हम कोई लॉ पढ़ते हैं, कोई लॉ फॉर्मुलेट करते हैं, कोई लॉ निकालते हैं, कोई लॉ का इजाद करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए ना। अगर सिग्निफिकेंस ही नहीं है तो पढ़ क्यों रहे हो? फिर भाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब, क्यों पढ़ रहा हूं, है ना। तो फर्स्ट लॉ ने ये बताया कि हीट ट्रांसफर एक पाथ का फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब हीट ट्रांसफर एक प्रॉपर्टी नहीं है और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब आप इसके सिंबल कैसे दिखाते हैं, देख लो। सिंबल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हीट को? सिंबल हम हीट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने वर्क को किया था। डी क्यू लिख रहे हो ना, तो डी क्यू नहीं, ऐसे। ये लाइन क्या दिखा रही है कि ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, मतलब पाथ है, पाथ का फंक्शन, चल रहा हूं, पाथ का फंक्शन है। या तो ऐसे दिखा लो, या तो डेल क्यू इससे दिखा लो। तो ये है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला रिजल्ट्स। अभी 3 रिजल्ट्स और हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? तब तक भाई लोग आप क्या करोगे? प्रॉपर नोट्स बनाइए, लेक्चर को फॉलो करिए, एकदम मन से पढ़ाई करिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं पता। आप डिप्लोमा की हो या बीटेक की हो, मैं ये मानते हुए आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको बिल्कुल जीरो भी नहीं पता है थर्मोडायनेमिक्स का, एकदम बेसिक से करा रहा हूं। तो आप प्रॉपर एकदम बढ़िया नोट्स बनाइए, एकदम सुंदर राधे माँ की तरह नोट्स बनाइए, देखने में सुंदर लगे, है ना। और प्रॉपर रिवीजन करिए, ठीक है। चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके और भी सारे लेक्चर्स हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगे, हिंदी के या इंग्लिश के, वो भी लेक्चर आपके जल्दी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तब तक आप घर में सुरक्षित बने रहिए और चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।